जून 1991 ये वो समय था जब देश में चंद्रशेखर की सरकार थी और भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। फॉरेन करेंसी रिजर्व्स पूरी तरह खाली हो चुके थे। आज श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत फिर भी ठीक है, भारत तो इससे भी बदतर फेज से गुजर रहा था। हालात ऐसे थे साहब कि आज खाना खाया है लेकिन कल का कुछ पता नहीं। विदेशी खाते में सिर्फ इतनी रकम बची थी कि जिसमें देश महज 20 दिन का तेल और खाना इंपोर्ट कर सकता था। ऊपर से भारी भरकम विदेशी कर्ज भारत के गले की हड्डी बन चुका था। इस बीच पीवी नरसिम्हा राव देश के 9th प्राइम मिनिस्टर बने। कैप्टन भले ही बदल चुका था लेकिन शिप अभी भी समुद्र के बीचों बीच फंसी थी, यानी देश के हालात ज्यों के त्यों ही थे। बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि फॉरेन कंट्रीज ने डेडलाइन जारी कर दी, अगर टाइम पर लोन नहीं चुकाया तो देश को डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी। जो इकोनॉमी पैसेंजर ट्रेन की तरह रुक रुक कर चल रही थी, अब वो सुपर फास्ट वंदे भारत की तरह दौड़ने लगी थी। लेकिन ये शख्स था कौन जिसने डूबते हुए इस जहाज को बचा लिया? और उन्होंने ऐसा क्या किया था कि आज भरी संसद में दुश्मन भी उनका नाम सम्मान से लेता है? हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में फिर से सेम बात रिपीट की जो वो हमेशा करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। यह मोदी की गारंटी है और पीएम मोदी तो छोड़िए, अब भारत की तरक्की की गारंटी पूरी दुनिया देने लगी। और दे भी क्यों ना, आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जबकि साल 2014 में ये 11th पोजीशन पर बैठा था, यानी हम टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर थे। वहीं अब इंडियन इकोनॉमी के लिए 7 समंदर पार से एक शानदार खबर आई है साहब। दरअसल ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज के अकॉर्डिंग कैलेंडर ईयर 2024 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% रह सकता है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने इस साल के लिए 6.1% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था। वहीं रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक भारत साल 2031 तक अपर मिडिल इनकम वाला देश बन जाएगा। इसी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी दोगुनी होकर 7 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी, जो इस साल करीब 3.65 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान है। भारत आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इस बात पर वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक तमाम ग्लोबल एजेंसीज अपनी मोहर लगा चुकी हैं। इकोनॉमी की इस तेज रफ्तार ने दुनिया में भारत का कद बढ़ा दिया है। कल तक अपनी ताकत का धौंस जमाने पश्चिमी देशों की आंखें भी आज भारत की रफ्तार देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। आलम यह है कि देश हो या सरकार या फिर कोई संस्था, विदेशों से एक से बढ़कर एक तारीफें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन एक टाइम पर यही देश भारत को डिफॉल्टर डिक्लेयर करने की धमकी दे रहे थे। इसके लिए डेडलाइन तक जारी कर दी गई थी। दरअसल बात 20 जून 1991 की है। करीब शाम के 4 बज रहे थे जब कैबिनेट सचिव नरेश चंद्र नरसिम्हा राव से मिलने पहुंचे, जो अभी नए प्रधानमंत्री बने थे। इस दौरान नरेश चंद्रा ने पीएम को एक 8 पेज का सीक्रेट दिया। इस नोट में उन कामों का ब्यौरा था जिन पर प्रधानमंत्री का ज्यादा फोकस, तुरंत तवज्जो देनी थी। जब राव ने वो नोट पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, क्या भारत की फाइनेंशियल कंडीशन सच में इतनी खराब है? जिस पर नरेश चंद्र का जवाब था, नहीं सर, रियलिटी में इससे भी ज्यादा। एक्चुअली भारत के हालात ये थे कि विदेशी खजाने अगस्त 1990 आते आते 3 अरब 11 डॉलर रह गया था। वहीं जनवरी 1991 में तो भारत के पास महज 89 करोड़ डॉलर की फॉरेन करेंसी बची थी। आसान शब्दों में कहा जाए तो इतने में भारत 2 वीक तक ही खाना और तेल इंपोर्ट कर सकता था। ऊपर से तेल के दाम आसमान छू रहे थे। हर महीने भारत को तेल इंपोर्ट करने के लिए पहले से दुगना पैसा देना पड़ रहा था। देश के पास इस सिचुएशन से उबरने के लिए कोई रास्ता नहीं था। वो कभी भी दिवालिया हो सकता था। और इस क्राइसिस की वजह थी 1990 के गल्फ वॉर के कारण तेल की कीमतों में हुई तिगुनी बढ़ोतरी। वहीं इसकी दूसरी वजह थी कुवैत पर इराक का अटैक, जिसकी वजह से भारत को अपने हजारों मजदूरों को वापस भारत लाना पड़ा। रिजल्ट ये निकला कि उनके द्वारा भेजी जाने वाली जो फॉरेन करेंसी पूरी तरह से रुक गई। ऊपर से भारत की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ भड़का जन आक्रोश इकोनॉमी को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। उसी समय एनआरआईज ने इंडियन बैंकों से अपने पैसे भी निकालने शुरू कर दिए। इसके अलावा भारत ने 80s में जो शॉर्ट टर्म लोन लिया था उसका ब्याज दर बढ़ चुका था। अगस्त 1991 तक मनी इन्फ्लेशन भी बढ़कर 16.7% हो गई थी। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए भारत को एक ऐसे फाइनेंशियल मिनिस्टर की जरूरत थी जो प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट हो,
चूंकि प्रधानमंत्री की दौड़ में प्रणब मुखर्जी ने नरसिम्हा राव का साथ दिया था, तो वो उम्मीद भी कर रहे थे कि उन्हें एक बार फिर फाइनेंशियल मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन नरसिम्हा राव के इरादे दूसरे थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी जनरल रह चुके पीसी अलेक्जेंडर को इशारा किया कि वो अपने कैबिनेट में एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट चाहते हैं जो उन्हें एज अ फाइनेंशियल मिनिस्टर ज्वाइन करे। अलेक्जेंडर ने पीएम को 2 नाम दिए। पहला, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आईजी पटेल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के नाम पर मोहर लगा दी। अब इससे पहले मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे। उन्होंने कई आर्थिक सुधार किए थे। उस समय इकोनॉमी की हालत खराब थी, इसलिए नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को बड़े बदलाव करने की छूट दी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर हमारी पॉलिसी सक्सेसफुल होती हैं तो हम सब उसका क्रेडिट लेंगे, लेकिन अगर हम फेल होते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। नरसिम्हा राव के सामने पहला चैलेंज था रुपये का डिवैल्यूएशन। बता दें कि जब कोई सरकार जानबूझकर अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी के मुकाबले सस्ती डिक्लेयर कर देती है तो इसे करेंसी का डिवैल्यूएशन कहा जाता है। किसी करेंसी का डिवैल्यूएशन करने से एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, जिससे ट्रेड बढ़ता है। 1966 में इंदिरा गांधी ने रुपये का डिवैल्यूएशन किया था और नरसिम्हा राव उन लोगों में से थे जिनका मानना था कि भाई रुपये का डिवैल्यूएशन भारत के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया था। बावजूद इसके 25 साल बाद उन्हें भी इसी तरह का फैसला लेना पड़ेगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव को एक सीक्रेट नोट भेजा था जिसमें रुपये के डिवैल्यूएशन की सलाह दी गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि इसे 2 फेज में किया जाए। लेकिन राष्ट्रपति वेंकट रमन मनमोहन सिंह के इस फैसले के खिलाफ थे, क्योंकि उनकी नजर में माइनॉरिटी गवर्नमेंट को इतना बड़ा फैसला लेने का कोई हक नहीं था। बावजूद इसके 1 जुलाई 1991 को रुपये का पहला डिवैल्यूएशन किया भी गया। वहीं इसके 48 घंटे बाद रुपये का दोबारा डिवैल्यूएशन हुआ। हालांकि नरसिम्हा राव ने इस डिवैल्यूएशन को रोकने की कोशिश की थी, जिसमें वो आधा घंटा लेट हो गए। दरअसल 3 जुलाई की सुबह नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को फोन मिलाकर कहा कि वो दूसरा डिवैल्यूएशन रोक दें। इसके बाद मनमोहन सिंह ने रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को भी फोन किया। तब सुबह के 9:30 बज रहे थे, लेकिन डिवैल्यूएशन आधे घंटे पहले ही हो चुका है। मनमोहन सिंह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने नरसिम्हा राव को इसकी खबर दी तो उन्होंने दिखावा किया कि उन्हें अफसोस है। अब नरसिम्हा राव को पीएम बने 2 ही हफ्ते हुए कि उनके सामने एक दूसरा बड़ा चैलेंज था और वो था कर्ज, जिसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा था। इसको लेकर उन्होंने फिर से मनमोहन सिंह के साथ मिलकर सलाह मशवरा किया और उन मशवरे के बाद साउथ मुंबई में रिजर्व बैंक के सेल से बंद गाड़ियों का एक काफिला रवाना हुआ। उसके चारों तरफ इतना बड़ा सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया था जैसे किसी प्राइम मिनिस्टर का काफिला गुजर रहा हो। असल में इन गाड़ियों में 46.91 टन सोना था। ये काफिला 35 किलोमीटर दूर सहार हवाई अड्डे पर जाकर रुका, जहां इसे ले जाने के लिए हेवी लिफ्ट कार्गो एयरलाइंस का विमान खड़ा हुआ था। इसे यहां से लंदन ले जाया गया और बैंक ऑफ इंग्लैंड के सेल में ले जाकर खड़ा कर दिया गया। एक्चुअली उस समय देश के पास इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी नहीं बची थी। सरकार ने सोना गिरवी रखने का फैसला लिया था। ये काम बड़े ही चुपके से किया जाना था, इतने चुपके से कि देश की जनता को भनक तक न लगे, नहीं हंगामा हो जाता। जेवर बेचने की नौबत आना आज भी एक आम इंडियन फैमिली में अशुभ माना जाता है। तब क्या हाल रहे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, ये काम भले ही खुफिया तरीके से किया गया था, लेकिन इतनी टाइट सिक्योरिटी देखकर एक पत्रकार को शक हो गया। तब उसने तहकीकात की सारी पोल खोल दी। फिर क्या, अगले ही दिन माल की डिलीवरी की खबर इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर छाप दी। ये खबर पब्लिक में आते ही हंगामा हो गया, जिसके बाद मनमोहन सिंह को संसद में सफाई देनी पड़ी कि ये दुखदाई है, लेकिन ऐसा करना जरूरी हो गया था, क्योंकि सोने के बदले इंग्लैंड ने नरसिम्हा राव सरकार को कर्ज दिया था। कर्ज में मिले इन्हीं डॉलर्स की वजह से फॉरेन कंट्रीज ने अपने डेडलाइन वापस ले ली, यानी भारत को कुछ दिन की मोहलत मिल गई अपना लोन चुकाने के लिए। अब इन सबके बीच 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट पेश किया। दिल्ली में उस दिन भयानक गर्मी थी और दोपहर के करीब 12:50 हो रखे थे, जब नेहरू जैकेट पहने और आसमानी रंग की पगड़ी बांधे हुए मनमोहन सिंह ने अपने भाषण शुरू किया। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो प्रधानमंत्री सहित बड़े बड़े लीडर्स उन्हें सुनते रह गए और उनका ऐसा रिएक्शन जेन्युइन था। आखिर वो भारत के इतिहास का गेम चेंजर बजट पेश कर रहे थे। मनमोहन सिंह ने 3 कैटेगरी में बड़े बदलाव किए। ये थे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। इसके अलावा मनमोहन सिंह ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में भी बड़े बदलाव किए। इंपोर्ट लाइसेंस फीस को घटाया गया और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया, जिसने इंडियन इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया। उन्होंने कस्टम ड्यूटी को 220% से घटाकर 150% कर दिया। वही मनमोहन सिंह ने अपने बजट में न सिर्फ
खाद पर दी जा रही सब्सिडी को 40% कम किया, बल्कि चीनी और एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए। इसके अलावा बैंकों पर आरबीआई के कंट्रोल को भी कम किया गया। साथ ही बैंकों को डिपॉजिट्स और लोन्स पर इंटरेस्ट रेट और लोन की अमाउंट डिसाइड करने का भी राइट दिया गया। न्यू प्राइवेट बैंक्स खोलने के रूल्स भी आसान कर दिए गए। इससे देश में बैंकों का भी एक्सपेंशन हुआ। वहीं केंद्र सरकार ने लाइसेंस राज खत्म कर दिया। करीब 18 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकियों के लिए लाइसेंस रखना अब जरूरी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ किस चीज का कितना प्रोडक्शन होगा और कितनी कीमत होगी, इसका फैसला बाजार पर ही छोड़ दिया गया। दरअसल 80 के दशक तक सरकार डिसाइड करती थी कि किस इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन होगा। सीमेंट से लेकर बाइक के प्रोडक्शन तक हर सेक्टर में गवर्नमेंट का कंट्रोल था, जिसे खत्म कर दिया गया। वहीं दूसरा बदलाव था बड़ी कंपनियों के एंटी मोनोपोली सैंक्शंस को आसान बनाना। देखिए, तीसरा क्रांतिकारी चेंज था 34 इंडस्ट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट को 40% से बढ़ाकर 51% करना। यानी पहले विदेशी कंपनी किसी इंडियन इंडस्ट्री में 40% इन्वेस्ट कर सकती थी, जिसे 51% कर दिया गया। इन बदलावों की वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन का मौका मिला, जहां से देश में इकोनॉमिक सुधारों को आगे बढ़ाने का खाका तैयार हुआ। इन्हीं सुधारों का रिजल्ट था कि अगले एक दशक में भाई इंडियन इकोनॉमी ने तेजी से विकास किया। जो इकोनॉमी पैसेंजर ट्रेन की तरह रुक रुक कर चल रही थी, उसने स्पीड पकड़ ली। इससे पहले देश की इकोनॉमी कई कारणों से पिछड़ी हुई थी। शेयर बाजार में घपले, चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध, इंपोर्ट के लिए कॉम्प्लेक्स लाइसेंसिंग सिस्टम और फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर सरकारी रोक जैसे कई कारण थे जो इकोनॉमी की रफ्तार को थामे हुए थे। 1991 में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, तब भारत में फॉरेन करेंसी का भंडार केवल कुछ हफ्तों तक ही इंपोर्ट करवा सकता था। ये एक सीरियस प्रॉब्लम थी, जिसने मनमोहन सिंह के एक बजट ने सॉल्व कर दिया था। इसने इंडियन इकोनॉमी को तरक्की की राह पर बढ़ा दिया था। सुधारों से भरे इस बजट ने इंडसलैंड बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक सहित प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के लिए रास्ता खोला था। वहीं इस बजट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भारत के दरवाजे खोले गए थे। मनमोहन सिंह के अंडर में यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में सेंसेक्स ने 180% का रिटर्न दिया था। वहीं उसी साल जब देश के आर्थिक हालात सुधरने शुरू हुए, तो भारत ने इंग्लैंड से अपना गिरवी रखा हुआ सोना भी वापस खरीद लिया। वहीं मनमोहन सिंह जब साल 2004 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय सेंसेक्स 4,962 अंक के स्तर पर था। मई 2009 तक ये 13,887 तक पहुंच गया। सोना गिरवी रखना देश के आर्थिक सुधारों की नींव और मोटिवेशन बना, और उसी की बदौलत 1991 में सोना गिरवी रखने वाली कांग्रेस ने 2009 में 200 टन सीधा खरीद लिया, जिससे देश के गोल्ड रिजर्व को और मजबूती मिली। वहीं मनमोहन सिंह के अगले कार्यकाल में साल 2014 तक सेंसेक्स रेट 24,717 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था, और इकोनॉमी की रफ्तार की ये गाड़ी आज भी पटरी पर तेजी से दौड़ रही है साहब, जिसे मनमोहन सिंह ने धक्का देकर चलाया था। जब मनमोहन सिंह सदन से रिटायर हो रहे थे, तब पीएम मोदी ने भी उनकी जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि एक नेता और विपक्ष के रूप में मनमोहन सिंह का योगदान अनएग्जाम्पल रहा है। वैचारिक मतभेद टेम्परेरी होते हैं, लेकिन जिस तरह से मनमोहन सिंह ने इतने लंबे समय तक इस सदन और देश का मार्गदर्शन किया है, जब भी लोकतंत्र पर चर्चा होगी, उनके योगदान के लिए उन्हें याद जरूर किया जाएगा। उन्होंने व्हील चेयर पर भी काम किया और देश के लिए मिसाल कायम की। पीएम मोदी ने तारीफ के जो कसीदे मनमोहन सिंह के लिए पढ़े, वो उनके सामने बहुत कम है जो उन्होंने देश के लिए किया। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।